नमस्कार दोस्तों, मैं बजरंग चौधरी जयपुर टेक्नोविजन कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आपको आरसीसी पढ़ा रहा था। आरसीसी के अंदर अपने 19 नंबर का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया था। आज अपन 20 नंबर का जो लेक्चर है उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो 18, 19 और 20 नंबर का जो लेक्चर है ये कॉलम पे बन रहे हैं, है ना। कॉलम के 3 वीडियो बन रहे हैं, जिसमें एक फर्स्ट नंबर यानी 18 नंबर, 19 नंबर और 20 नंबर का जो लेक्चर है वो कॉलम पर है। तो आज अपन कॉलम की बात कर रहे हैं, जिसके 3 पार्ट में अपन इसको पढ़ रहे हैं। आज इसमें अपन लिमिट स्टेट मेथड और वर्किंग स्ट्रेस मेथड से इसका जो डिजाइनिंग प्रोसेस क्या है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो कई बार डिजाइनिंग प्रोसेस में से जो क्वेश्चन है वो बनते हैं। ये मान लो कि आपका जो JN का एग्जाम होना है उसमें से अगर मान लो कि 10 क्वेश्चन आने हैं तो 10 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन तो या 8 क्वेश्चन आपके जो अभी तक फर्स्ट नंबर का जो वीडियो यानी जो 18 नंबर और 19 नंबर का जो वीडियो है उसमें से आएंगे, और जो 20 नंबर का जो वीडियो है उसमें से आप ये मान लो कि एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं किसी भी, अगर कॉलम में 10 क्वेश्चन आते हैं तो, है ना। तो इस तरह से यानी लगभग आप ये मानो कि जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कौन सा है जो अपन ने पहले पढ़ लिया वो है। आज अपन डिजाइनिंग की बात करेंगे। डिजाइनिंग में कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, न्यूमेरिकल बन जाते हैं या नॉर्मली बन जाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ इस तीसरे मेथड को अपन पढ़ेंगे, लिमिट स्टेट मेथड एंड वर्किंग स्ट्रेस मेथड, दोनों मेथड से। ठीक है, तो अपन बात करते हैं अकॉर्डिंग टू वर्किंग स्ट्रेस मेथड। WSM का मतलब क्या होता है? वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो इसमें केस नंबर अपन फर्स्ट की बात करते हैं। डिजाइन ऑफ सॉल्ट एक्चुअली लोडेड कॉलम। ठीक है, अपन एक्चुअली जो सॉर्ट कॉलम है उसकी बात करेंगे। इसमें कौन सा कॉलम? लिटरल टाई वाले की, लिटरल टाई कॉलम की बात करेंगे, है ना। शॉर्ट कॉलम है, एक्चुअली लोडेड कंडीशन है और कैसी टाई लग रही है उसमें? लिटरल टाई। ठीक है, तो इसमें जैसे कॉलम की लोड कैरिंग कैपेसिटी P को बोल सकता हूं लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम। कॉलम की लोड कैरिंग कैपेसिटी, कॉलम की लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है? सिग्मा CC AC, यानी कॉलम में लोड कौन लेगा? कॉलम में लोड कंक्रीट भी लेगा प्लस स्टील भी लेगा। तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ इतनी और स्टील की स्ट्रेंथ कितनी? सिग्मा SC ASC। ठीक है, ये कॉलम की लोड कैरिंग कैपेसिटी आ गई किसकी? शॉर्ट कॉलम की, लिटरल टाई के लिए। तो इसमें सिग्मा CC क्या है? सिग्मा CC है इसमें मैक्सिमम परमिसिबल कंप्रेसिव, ये डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट। ठीक है, कंक्रीट का मैक्सिमम डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस है वो होता है, ये कितना होता है? ये होता है कंक्रीट की अल्टीमेट स्ट्रेंथ अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेते हैं? डायरेक्ट कंप्रेशन के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया जाता है 4। ठीक है, तो इससे ये सिग्मा CC का माना जाता है। AC क्या है? ये AC है एरिया ऑफ कंक्रीट, एरिया ऑफ कंक्रीट। ठीक है, सिग्मा SC क्या है? जैसे कंक्रीट के लिए परमिसिबल है, ये स्टील के लिए परमिसिबल हो जाएगा। मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ स्टील, स्टील का मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस हो जाएगा। और ASC क्या हो गया? एरिया ऑफ स्टील इन कॉलम, एरिया ऑफ स्टील इन कॉलम। ठीक है, तो ये इसका एक शॉर्ट कॉलम की लोड कैरिंग कैपेसिटी का मान हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं
जैसे ये है, ये शॉर्ट कॉलम बात करता हूं, यानी सेकंड केस फॉर हेलिकल टाई। हेलिकल टाई या स्पाइरल टाई के, वही शॉर्ट कॉलम हेलिकल टाई या स्पाइरल टाई के लिए बात करते हैं। तो मैंने बताया था हेलिकल टाई की जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, लिटरल टाई से 5% अधिक, यानी 1.05 टाइम से गुणा कर दो। ये जो लिटरल टाई है उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी को 1.05 टाइम से गुणा कर दो। तो लिटरल टाई की लोड कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, यह है, तो इसको 1.05 से गुणा कर देंगे तो P हेलिकल सिग्मा CC AC प्लस सिग्मा SC ASC। इसको क्या करना है, इसको 1.05 से गुणा कर देना है, 1.05 से गुणा कर देना है। तो लोड कैरिंग कैपेसिटी किसकी आ गई, हेलिकल बार के लिए लोड कैरिंग कैपेसिटी आ गई, है ना। और ये किसके लिए आ गई, ये आ गई लिटरल टाई के लिए। दोनों ही कंडीशन किसके लिए है, शॉर्ट कॉलम के लिए। किसके लिए, शॉर्ट कॉलम के लिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अकॉर्डिंग लॉन्ग कॉलम के लिए। डिजाइन ऑफ लॉन्ग कॉलम। देखो लॉन्ग कॉलम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है, वो रिडक्शन कोएफिशिएंट का बनता है। तो लॉन्ग कॉलम की लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या है, CR इंटू लोड कैरिंग कैपेसिटी किसकी, शॉर्ट कॉलम की, है ना। शॉर्ट कॉलम की लोड कैरिंग कैपेसिटी को CR यानी रिडक्शन कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, तो P बराबर ये आ जाएगी किसके लिए, किसके लिए, लॉन्ग कॉलम के लिए। तो P लॉन्ग कॉलम की क्या हो जाएगी, CR सिग्मा CC AC सिग्मा SC ASC। ये लोड कैरिंग कैपेसिटी होगी किसकी, लॉन्ग कॉलम के लिए। किसकी, किस कंडीशन में, लिटरल टाई कंडीशन में, ठीक है। अब लोड कैरिंग कैपेसिटी निकाल रहे हैं अपन लॉन्ग कॉलम के लिए, किस कंडीशन में, हेलिकल टाई के लिए। तो हेलिकल टाई में क्या करना है, 1.05 टाइम से गुणा कर देना है शॉर्ट कॉलम की, सॉरी लिटरल टाई वाले की। तो ये लिटरल टाई का है, तो इसका कितना मान हो गया, इसको यहां रख दो, CR सिग्मा CC AC सिग्मा SC ASC। ये किसके लिए हो गया, ये हो गया फॉर हेलिकल टाई। हेलिकल टाई के लिए लॉन्ग कॉलम के लिए फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और ये लॉन्ग कॉलम के लिए लिटरल टाई के लिए फॉर्मूला हो गया। अब इसमें ये जो CR आ रहा है, ये CR क्या कहलाता है, ये रिडक्शन कोएफिशिएंट कहलाता है। रिडक्शन कोएफिशिएंट फॉर लॉन्ग कॉलम, ठीक है। तो ये यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ऑब्जेक्टिव बनता है कि इसका मान कितना होता है CR का, ठीक है। तो CR का जो मान होता है वो क्या होता है, 1.25 L इफेक्टिव अपॉन 48B। एक तो ये मान होता है, या 1.25 माइनस L इफेक्टिव अपॉन 160 R मिनिमम। ये CR के दो फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। लिस्ट लिटरल डायमेंशन की कंडीशन में बात करें तो 48B आएगा, और मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन की बात करेंगे तो 160 आएगा। तो इसमें LE क्या है, इफेक्टिव लेंथ, कॉलम की इफेक्टिव लेंथ होगी। B क्या हो गई, लिस्ट लिटरल डायमेंशन हो गई। और R मिनिमम क्या हो गया, मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है। तो इसमें से कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है कि आपको जैसे लिस्ट लिटरल डायमेंशन का मान दे देता है, ठीक है,
और इफेक्टिव लेंथ का मान दे देता है और मान पूछ लेता है कि रिडक्शन कोएफिशिएंट का मान कितना होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिजाइन टू प्रिंसिपल, यानी टू प्रिंसिपल के वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अकॉर्डिंग डिजाइन करते हैं। तो इसमें क्या कंडीशन है कि यदि कंक्रीट के अंदर कंप्रेशन और बेंडिंग कंप्रेशन, यानी कंक्रीट के कंप्रेशन और बेंडिंग कंप्रेशन में जो डेवलप स्ट्रेस है, उन डेवलप स्ट्रेस का मान उनके मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस से कम रहता है, तो उस कंडीशन में टेंशन जोन को इग्नोर करने की आवश्यकता नहीं होती है। और इसमें जो निम्नलिखित जो यहां मैं बताऊंगा वो कंडीशन होगी, उसके बेसिस पे सेक्शन को क्या किया जा सकता है, सेटिस्फाइड किया जा सकता है। जैसे सिग्मा सी सी डैश अपॉन सिग्मा सी सी, सिग्मा सी बी सी डैश और सिग्मा सी बी सी का जो मान है वो क्या रहना चाहिए, यूनिट से या एक से कम या इक्वल रहना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ये सिग्मा सी सी क्या है, सी सी डैश क्या है और सिग्मा सी बी सी डैश क्या है, यह है मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप्ड इन डायरेक्ट कंप्रेशन ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट के डायरेक्ट कंप्रेशन में जो स्ट्रेस डेवलप हुआ है उसका मान है, और मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप्ड इन बेंडिंग कंप्रेशन, बेंडिंग कंप्रेशन ऑफ कंक्रीट। ठीक है, ये दोनों डेवलप। और सिग्मा सीसी क्या है, कंक्रीट के डायरेक्शन में, कंक्रीट के डायरेक्ट कंप्रेशन में मैक्सिमम परमिसिबल। तो ये जो मान है परमिसिबल वाले से, इस मान से जो डेवलप हो रहा है उससे ज्यादा मान कौन सा रहेगा, परमिसिबल वाला, और ये जो डेवलप हो रहा है इससे ज्यादा मान कौन सा रहेगा, ये वाला। तब उस कंडीशन में जो सेक्शन है वो एक सेटिस्फाइड कंडीशन अपने को देगा। तो मैं इसको ये बोल सकता हूं सिग्मा सीसी क्या है, ये है मैक्सिमम परमिसिबल डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट। ठीक है, और सिग्मा सीबीसी क्या है, मैक्सिमम परमिसिबल बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट। ठीक है, तो ये कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि कितने मान से ज्यादा रहता है। तो ऊपर ध्यान रखना, जो डेवलप हो रहा है वो तो ऊपर आएगा और जो मैक्सिमम परमिसिबल है वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। और इनका अनुपात और इनका अनुपात का जो एडिशन है वो कितने से, एक से कम या एक के बराबर रहना चाहिए। तो दोस्तों ये जो अपने बात करी थी, ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड की बात करी थी। वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अकॉर्डिंग शॉर्ट कॉलम का डिजाइन क्या होता है, लॉन्ग कॉलम का डिजाइन क्या होता है, लॉन्ग कॉलम में रिडक्शन कोएफिशिएंट का मान कितना होता है, कैसे निकालते हैं। ठीक है, लिटरल टाई की कंडीशन क्या होती है, हेलिकल टाई की क्या कंडीशन होती है, या डिजाइन टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो क्या होती है, किस तरह से उसका डिजाइन करते हैं, या उसकी क्या सेटिस्फाइड कंडीशन होनी चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करेंगे किसकी, लिमिट स्टेट मेथड के अकॉर्डिंग डिजाइन की। तो अपन यहां लिखते हैं अकॉर्डिंग टू लिमिट स्टेट मेथड, यानी एलएसएम के अकॉर्डिंग देखते हैं। ठीक है, तो एलएसएम के अकॉर्डिंग देखने से पहले अपने को इसके कुछ अजम्पशन है उनकी बात करनी है।
यानी अपन क्या मानते हैं, क्या अजम्पशन है इसमें, उनकी बात करते हैं। तो इसमें पहला अजम्पशन क्या है, वही जो अपन ने जब लिमिट स्टेट मेथड स्टार्टिंग में पढ़ा तब क्या था कि एक प्लेन सेक्शन कंप्रेशन से पहले और कंप्रेशन के बाद में कैसा रहना चाहिए, एक समान रहना चाहिए। यानी उसमें क्रॉस सेक्शन कैसा आता है, यानी अगर रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ही रहेगा। ठीक है। कंक्रीट के अंदर स्ट्रेस कितना आता है, कंक्रीट के अंदर परमिसिबल स्ट्रेस होता है जो स्ट्रक्चर का होता है, या जो स्ट्रक्चर की एक्चुअल स्ट्रेंथ होती है वो होती है 0.67। तो वो उसकी स्ट्रक्चर की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहलाती है। उसमें जब पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का भाग देते हैं तो कंक्रीट का डिजाइन स्ट्रेस आता है, कितना आता है 0.45 FC क्या आता है एक्चुअल कंप्रेशन के कंडीशन में बात करें तो। ठीक है। तो अपन बात करते हैं स्ट्रेन की। जैसे ये कोई कॉलम है, ठीक है, इसमें ये रेनफोर्समेंट लगे हैं जो भी है, तो इसमें स्ट्रेन कैसे आएगी, इसमें स्ट्रेन आएगी, स्ट्रेन डायग्राम बना रहे हैं तो ये स्ट्रेन आएगी मैक्सिमम स्ट्रेन कितनी आएगी 0.002, ये आएगी 0.002। तो देखो मैं यहां लिखता हूं मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इन डायरेक्ट कंप्रेशन, इन डायरेक्ट कंप्रेशन ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट के डायरेक्ट कंप्रेशन में कंक्रीट की मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन कितनी आती है 0.002। ठीक है। तो मैंने जब लिमिट स्टेट मेथड पढ़ाया था तो मैंने बेंडिंग कंप्रेशन में बताया था कि मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन या मैक्सिमम बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेन। तो मैक्सिमम बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेन की बात करेंगे तो मैक्सिमम बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेन इस तरह की आती है, ये कितनी आती है 0.0035। तो यहां सेकंड मैक्सिमम बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट, कंक्रीट के अंदर मैक्सिमम बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेन का मान कितना आता है, मैक्सिमम बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेन जो सिर्फ बेंडिंग की वजह से आएगी, है ना। तो इसको मैं डायरेक्टली ये भी बोल सकता हूं, डायरेक्ट कंप्रेशन का मतलब प्योर कंप्रेशन, डायरेक्ट कंप्रेशन का मतलब होता है प्योर कंप्रेशन, या जहां पर एक्सियल लोड लग रहा है, कॉलम पर एक्सियल लोड लग रहा है, कोई इसेंट्रिसिटी नहीं आ रही है ना। और किसी कॉलम किसी मेंबर पर अगर डायरेक्ट कंप्रेशन लोड नहीं लग रहा, सिर्फ मूवमेंट लग रहा, तो उसमें बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेन कितनी आएगी 0.0035 ये आएगी। ठीक है। थर्ड कंडीशन देखो मैं यहां बना देता हूं इसी डायग्राम के आगे कि कंक्रीट की अगर कॉलम के अंदर डायरेक्ट कंप्रेशन मतलब कंप्रेसिव लोड भी लग रहा है, ठीक है, और इसेंट्रिसिटी की वजह से बेंडिंग भी आ रही है, उस कंडीशन में मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन कितनी होती है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं EC मैक्सिमम और ये होता है EC मिनिमम। ठीक है। ये लिस्ट स्ट्रेन होती है, ये मैक्सिमम स्ट्रेन होती है एक्सट्रीम फाइबर की, यानी बाहर ये जो ये वाला फाइबर है इसकी मैक्सिमम स्ट्रेन कितनी है ये है, और ये वाला फाइबर है इसकी स्ट्रेन कितनी है लिस्ट स्ट्रेन ये है। तो तीसरी अपनी कंडीशन हो जाएगी मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन एट एक्सट्रीम फाइबर। तो इसका मान हो जाएगा, मैं इसका मान लिखता हूं, देखो ये जो मान है 0.0035 माइनस ये जो लिस्ट स्ट्रेन आई का इसका माइनस करना है 0.75 इंटू EC यानी ESC
मिनिमम, तो ये आपकी स्ट्रेन आ जाएगी। तो आप 3 स्ट्रेन आ रही है, एक जो कॉलम के अंदर एक्सियल लोड आता है तब रहती है, दूसरी बीम के अंदर रहती है, ठीक है, कॉलम के अंदर ये नहीं आएगी। तीसरी स्ट्रेन ये जब एक्सियल लोड लग रहा है कॉलम पे और साथ में क्या आ रहा है, इसेंट्रिसिटी आ रही है, यानी उसमें बेंडिंग आ रहा है उस कंडीशन में, ठीक है। ये केवल प्योर कंप्रेशन लगने पर आएगा, ये बेंडिंग लगने पर आएगा, ये बेंडिंग प्लस कंप्रेशन दोनों लगने पर ये मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन आएगी। उसका मान हो जाएगा कितना, कि मैक्सिमम कितनी होती है, 0.0035 में से जो लिस्ट स्ट्रेन है उसका 75% क्या कर दो, माइनस कर दो, तो आपकी जो एक्सट्रीम फाइबर है उसकी मैक्सिमम जो स्ट्रेन है वो आ जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन है, ध्यान रखना है ना। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। इसमें लड़के कंफ्यूज रहते हैं कि ये करें कि ये करें, तो आपको तीनों को समझना है कि अगर डायरेक्ट कंप्रेशन या प्योर कंप्रेशन लग रहा है कॉलम पे तो उसमें कंक्रीट के अंदर मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन ये आएगी, और बेंडिंग आ रही है तो उस कंडीशन में कंक्रीट में मैक्सिमम बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेन कितनी आएगी, ये आएगी। और अगर बेंडिंग लग रही है और डायरेक्ट कंप्रेसिव लोड भी लग रहा है और इसेंट्रिसिटी की वजह से बेंडिंग स्ट्रेस भी आ रहा है और कंप्रेसिव स्ट्रेस भी आ रहा है, उस कंडीशन में कंक्रीट में जो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन आती है उसका मान ये आता है, यानी जो बेंडिंग वाली है उसमें से जो लिस्ट स्ट्रेन है कंक्रीट की उसका 75% क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है। तो ये आपकी 3 स्ट्रेन होगी लिमिट स्टेट मेथड के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट अपन लिमिट स्टेट मेथड के अकॉर्डिंग डिजाइन की बात करते हैं। डिजाइन ऑफ शॉर्ट कॉलम, शॉर्ट एक्सियली लोडेड कॉलम, यानी शॉर्ट एक्सियली लोडेड कॉलम की बात कर रहे हैं जिसकी मिनिमम इसेंट्रिसिटी का मान क्या है, 0.05 डी से कम या बराबर है, उससे ज्यादा नहीं है, उसके लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या कंडीशन होगी, यानी पीयू क्या है, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम, कॉलम की अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी। तो लिमिट स्टेट मेथड में तो अपन अल्टीमेट लोड लेते हैं, तो अल्टीमेट लोड क्या होता है, पीयू क्या होता है, 1.5 इंटू पी, यानी फैक्टर ऑफ सेफ्टी से क्या कर देते हैं, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से वर्किंग लोड को गुणा कर देते हैं। तो ये क्या है, वर्किंग लोड, वर्किंग लोड किसका, कॉलम का, तो उसको 1.5 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, डिजाइन लोड, इसको डिजाइन लोड बोल सकते हैं, डिजाइन लोड या फैक्टर्ड लोड भी कहते हैं, फैक्टर्ड लोड या अल्टीमेट लोड पीयू। ये होता है वर्किंग लोड को जो 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डिजाइन लोड आ जाता है। तो इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी कैसे निकलेगी, पीयू बराबर वही कंक्रीट की स्ट्रेंथ प्लस स्टील की स्ट्रेंथ। तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ कितनी है, 0.4 FCK इंटू AC प्लस 0.67 FY ASC। तो ये कॉलम की लोड कैरिंग कैपेसिटी आती है किसके लिए, लिटरल टाई के लिए, लिटरल टाई के लिए शॉर्ट कॉलम की कंडीशन में, ठीक है। और यही अगर हेलिकल टाई के लिए निकाली जाए तो PU बराबर PUH बोल दो हेलिकल के लिए, तो कितना है 1.05 और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FY ASC। ये किसके लिए हो जाता है, फॉर हेलिकल टाई के लिए। तो ये लोड कैरिंग कैपेसिटी हो जाती है हेलिकल टाई के लिए और ये लोड कैरिंग कैपेसिटी हो जाती है लिटरल टाई के लिए शॉर्ट एक्सियली लोडेड कंडीशन के अंदर, जब मिनिमम इसेंट्रिसिटी का मान कितना हो, उसकी लिस्ट लिटरल डायमेंशन के 5% से अधिक नहीं हो। यानी
जब मिनिमम इसेंट्रिसिटी का मान उसकी लिस्ट लिटिल डायमेंशन के 5 टाइम्स से अधिक नहीं हो तब उस कंडीशन में। और मिनिमम इसेंट्रिसिटी का मान कितना होता है, मिनिमम 20 mm से कम नहीं होता है। या फिर अनसपोर्टेड लेंथ, इसका मान कैसे निकाला जाता है, अनसपोर्टेड लेंथ अपॉन 500 प्लस लिस्ट लिटिल डायमेंशन अपॉन 30। ठीक है, तो ये किसकी कंडीशन आ जाती है, शॉर्ट कॉलम की कंडीशन आ जाती है। ठीक है, देखो इसमें ये जो एफ सी के है ये कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है क्यूब की, ए सी क्या है, एरिया ऑफ कंक्रीट है, एफ वाई क्या है, स्टील की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, ए एस सी क्या है, एरिया ऑफ स्टील इन कॉलम के अंदर है। ठीक है, तो हेलिकल टाई के लिए क्या कंडीशन है, जैसे अपन हेलिकल टाई की बात करते हैं तो ये जैसे कोई कॉलम है, ठीक है, तो इस कॉलम का डाया है, इस कॉलम का डाया है मान लो डी, तो डी क्या है, ग्रॉस डाया ऑफ कॉलम, हेलिकल के लिए पढ़ रहा है ना, ग्रॉस डाया है कॉलम का। अब इसके अंदर ये रेनफोर्समेंट लग रखे हैं, इसमें ये रिंग आ गई, कौन सी रिंग आ गई, हेलिकल जो रिंग है जिसको हेलिकल टाई बोलते हैं वो आ गई। तो ये क्या है, ये है कवर, और ये क्या है, ये है कवर। तो यहां से लेके और यहां तक का ये जो पोर्शन रहता है इसको बोलते हैं डीसी। डीसी का मतलब होता है डाया ऑफ कोर, डीसी का मतलब होता है डाया ऑफ कोर। तो डाया ऑफ कोर क्या होता है, ये डीसी डाया ऑफ कोर होता है कि ग्रॉस यानी टोटल डाया में से 2 इंटू कवर माइनस कर दो, 2 इंटू कवर को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा, डाया ऑफ कोर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉर्ड के अकॉर्डिंग कंडीशन होती है कि वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट, वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोर का जो अनुपात है वो कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट और वॉल्यूम ऑफ कोर का जो अनुपात है वो कम नहीं होना चाहिए, या ऐसे कह सकते हैं ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा या इक्वल होना चाहिए, किससे, 0.36 एफ सी के अपॉन एफ वाई ए जी अपॉन ए सी -1। इस वैल्यू से ये रेशियो रहता है, यानी इस रेशियो से ये जो रेशियो रहता है ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, उसी के बेसिस पर अपन क्या करते हैं, ये जो हेलिकल रेनफोर्समेंट है या जो हेलिकल टाई है इसकी स्पेसिंग निकालते हैं। तो इसमें ये जो एजी है, एजी क्या है, एजी इसमें ग्रॉस एरिया है, ग्रॉस एरिया, और एसी क्या है, ये है एरिया ऑफ कोर, एरिया ऑफ कोर। कोर क्या कहलाता है, ये कोर होता है। ठीक है, इनके बीच में जो बंद एरिया होता है कंक्रीट का वो कोर एरिया कहलाता है कंक्रीट का। तो ये यहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है कि वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट और वॉल्यूम ऑफ कोर का जो रेशियो रहता है या अनुपात रहता है इस वैल्यू से कम नहीं होना चाहिए या इस वैल्यू से ज्यादा या इक्वल होना चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार होता है। ठीक, नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिजाइन ऑफ लॉन्ग कॉलम। लॉन्ग कॉलम को सिलेंडर कॉलम भी कहते हैं। तो लॉन्ग कॉलम किसे कहते हैं, लॉन्ग कॉलम कहते हैं जिसकी इफेक्टिव लेंथ और लिस्ट लिटिल डायमेंशन का अनुपात 12 से ज्यादा हो, उसको अपन क्या कहते हैं, लॉन्ग कॉलम कहते हैं। यही है, और 12 से कम या 12 के बराबर हो तो उससे क्या कहेंगे, शॉर्ट कॉलम कहेंगे।
ठीक है। तो कॉलम के अंदर दो एक्सिस होती है, एक मेजर एक्सिस होती है, एक माइनर एक्सिस होती है। तो मेजर एक्सिस की इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगी, LEX अपॉन लिस्ट लिटल डायमेंशन, मान लो उसकी लिस्ट लिटल डायमेंशन कितनी है D, तो उसका अनुपात अगर कितने 12 से ज्यादा है तो शॉर्ट लॉन्ग कॉलम। और माइनर एक्सिस यानी Y के रेस्पेक्ट में अपॉन B का अनुपात कितने से ज्यादा है 12 से, तो ये क्या कहलाएगा, लॉन्ग कॉलम कहलाएगा या स्लेंडर कॉलम कहलाएगा। ठीक है, यानी LEX क्या है, यह है इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम विथ मेजर एक्सिस, और LEY इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम विथ माइनर एक्सिस। ठीक है, तो ये मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस दो अलग अलग एक्सिस होगी। ठीक है, और D क्या है, लिस्ट लिटल डायमेंशन मेजर एक्सिस के रेस्पेक्ट में, और ये यहाँ Y है, ध्यान रखना है ना Y, और B है ये Y एक्सिस के अबाउट में यानी माइनर एक्सिस के अबाउट में लिस्ट लिटल डायमेंशन है। तो इनके लिए एक एडिशनल मूवमेंट लिया जाता है, यानी मेजर एक्सिस के लिए एडिशनल मूवमेंट MAX और माइनर एक्सिस के लिए एडिशनल मूवमेंट लिया जाता है MAY। ये एडिशनल मूवमेंट होते हैं, एडिशनल मूवमेंट विथ मेजर एंड माइनर एक्सिस रेस्पेक्टिवली। ठीक है ना, क्रम से मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के लिए एडिशनल मूवमेंट होते हैं। इन एडिशनल मूवमेंट का मान क्या होता है, MAX, इनका मान होता है PU इंटू EX, यानी PU इंटू EX, और दूसरा होता है MAY का मान PU इंटू EY, यानी EX इसेंट्रिसिटी है मेजर एक्सिस में और EY है इसेंट्रिसिटी है माइनर एक्सिस में। तो एडिशनल मूवमेंट लिए जाते हैं। इन एडिशनल मूवमेंट का मान पूछा जाता है कि एडिशनल मूवमेंट का मान कितना होता है, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जाता है। तो EX का जो मान है मैं यहाँ रखूंगा तो कितना आ जाएगा, PU अपॉन 2000 LEX अपॉन D का होल स्क्वायर, और इसका हो जाएगा PU अपॉन 2000 LEY अपॉन B का होल स्क्वायर। तो ये जो आपसे एडिशनल मूवमेंट पूछा जाएगा, इस एडिशनल मूवमेंट ये पूछ लिया जाएगा, ये मान पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में, और इधर कभी एडिशनल मूवमेंट ये पूछ लिया जाता है। ये दो लॉन्ग कॉलम के लिए आपको एडिशनल मूवमेंट का मान पूछ लेता है। ठीक है, तो ध्यान रखना एडिशनल मूवमेंट क्या है, और मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, इन फोर्स इनटू इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी का मान क्या है, ये इसेंट्रिसिटी का मान है, PU को छोड़ दो, बाकी इसेंट्रिसिटी का मान है। और ये X वाली है मेजर एक्सिस के रेस्पेक्ट में, और EY वाली है माइनर एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो माइनर एक्सिस के लिए ये हो जाएगा, मेजर एक्सिस के लिए ये हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से इसका मान एक, और P इसमें EX का मान यहाँ पे D है, ध्यान रखना, इंटू B, सॉरी PU इंटू D अपॉन 2000 LEX अपॉन D का स्क्वायर, और PUB अपॉन 2000 LEY अपॉन B का होल स्क्वायर। ये दो एडिशनल मूवमेंट पूछ लिए जाते हैं किस केस में, जब लिमिट स्टेट मेथड का आपको लॉन्ग कॉलम का डिजाइन करना होता है उस केस के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों अपन कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि क्या किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखो नॉर्मल जो बेसिक क्वेश्चन है वो तो है ही, इसमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो मैं उनकी बात कर रहा हूं तो वो बता देता हूं। देखो, द रिडक्शन कोफिशिएंट किसे कहते हैं, CR को। रिडक्शन कोफिशिएंट ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम के लिए रिडक्शन कोफिशिएंट होता है CR को कहते हैं। मैंने CR अभी जस्ट बताया था।
विथ इफेक्टिव लेंथ ऑफ 4.8 मीटर, यानी इफेक्टिव लेंथ कितनी है 4.8 मीटर है, और साइज दे रखी है 250 mm बाई 300 mm। तो सबसे पहले CR का फॉर्मूला क्या होता है, CR होता है 1.25 अपॉन इफेक्टिव लेंथ अपॉन 48B, यही होता है। तो यहां में जैसे 1.25 इफेक्टिव लेंथ कितनी है 4.8 मीटर, 4.8 मीटर को mm में चेंज करूंगा तो कितना हो जाएगा 4800 mm अपॉन 48, और B की जगह B क्या है लिस्ट लिटरल डायमेंशन, तो 250 बाई 300 का जो कॉलम है उसमें लिस्ट लिटरल डायमेंशन कौन सी है, ये है 250, तो यहां अपन क्या रख देंगे 250 रख देंगे, ठीक है। तो ये कितनी बार चला जाएगा 100 बार, तो ये हो गया यानी 10 अपॉन कितना हो गया 25 हो गया, ठीक है। तो 2 अपॉन 5, तो इसको निकालेंगे तो इसका मान आ जाएगा 0.85, तो रिडक्शन कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा 0.85, आंसर हो जाएगा इसका कितना B हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिडक्शन कोएफिशिएंट का इस तरह का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाता है जो नॉर्मली बिना कैलकुलेटर सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, क्या है ए स्क्वायर कॉलम सेक्शन ऑफ साइज, एक स्क्वायर कॉलम है, स्क्वायर कॉलम है तो उसकी क्रॉस सेक्शन डायमेंशन एक ही होगी 350 इंटू 350 mm, यानी 350 mm इंटू 350 mm का एक स्क्वायर कॉलम है, इज रेनफोर्स्ड विथ 4 बार ऑफ 25 है, ये है ना 4 बार ऑफ 25 mm डायमीटर, इसको चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हो 25 mm, ठीक है, यानी 4 बार है वो 25 mm की लग रही है, एंड 4 बार ऑफ 16 mm डायमीटर, यानी अगर मैं देखो इसको इस तरह से यहां पे बनाऊं, देखो मैं इसको यहां बनाता हूं, देखो एक बार यहां पे क्या कंडीशन है, ठीक है, कि कॉलम है स्क्वायर कॉलम है जिसकी साइज कितनी है 350 mm और 350 mm, 350 mm बाई 350 mm का, तो 4 बार यानी 4 बार ऑफ 25 mm डायमीटर, यानी 4 बार लग रही है, एक ये लग रही है, एक ये लग रही है, एक ये लग रही है, ये जो मैंने 4 बार लगा दी कितने की, मैं ऐसे लिख दूं 4 बार ऑफ 25 mm डायमीटर, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो इसमें कह रहा है कि 4 बार ऑफ 16 mm डायमीटर की, 4 बार 16 mm डायमीटर की लग रही है, ये 4 mm 16 mm डायमीटर की लग रही है, तो इसमें लिख दिया 4 बार ऑफ 16 mm डायमीटर, ठीक है। तो क्या कह रहा है देन ट्रांसवर्स स्टील शुड बी, तो ये जो यहां पर ट्रांसवर्स स्टील मतलब कौन सा स्टील निकालना है, ट्रांसवर्स स्टील एक हेलिकल होता है एक लिटरल टाई होता है, तो ट्रांसवर्स स्टील का मतलब यहाँ हेलिकल के लिए बात नहीं किया तो अपने को लिटरल टाई के बारे में बात करना है, ठीक है। तो लिटरल टाई का डाया की बात करेंगे, तो देखो इसमें एक डाया पूछा है कि डाया कितना होगा, और सेकंड पूछा है कि अपने को स्पेसिंग कितनी होगी, तो अपन डाया की बात करते हैं, यानी ए फर्स्ट नंबर डाया ऑफ लिटरल टाई, तो लिटरल टाई का डाया कितना होता है 1/4 इंटू डी मैक्सिमम, जो मैक्सिमम लार्जेस्ट डाया जो लगता है, तो इसमें एक 16 का लग रहा है एक 25 का लग रहा है, तो किसका लेंगे अपन 1/4 25 का लेंगे, यानी 1/4 इंटू 25, तो ये 6.25 mm हो जाएगा। दूसरा 6 mm होता ही है, मैंने ये जो डाया निकालते अपन इसी प्रकार निकालते हैं, तो अब इसमें अपन डाया कौन सा यूज में लेंगे, देखो ज्यादा वाला, मैंने इनमें बताया था कि इसमें से जो ज्यादा वाला लेता है वो यूज में लेते हैं मोर, ठीक है। तो इसमें डाया कौन सा हो जाएगा 6 का तो होगा नहीं, 6.25 बड़ी संख्या तो 6.25 का लेंगे, तो 6.25 का कोई सरिया होता नहीं है, 6.25 से बड़ा 7 का कोई सरिया होता नहीं है, 8 का सरिया होता है, तो अपन यूज कर लेंगे यूज डाया ऑफ टाई, टाई का डाया कितना कर लेंगे 8 mm डाया यूज कर लेंगे, ठीक है। तो एक तो 8 mm डाया हो जाएगा, तो आपका देखो यहाँ 5 mm है, ये तो ऑप्शन होना नहीं है, ये 6 mm है, ये ऑप्शन होना नहीं है, या तो ऑप्शन होना ये या ऑप्शन होना ये, ठीक है।
अब सेकंड चीज किस पे डिपेंड करता है, स्पेसिंग पे। तो स्पेसिंग की बात कर लेते हैं। तो देखो स्पेसिंग की बात करता हूं तो मैं यहां लिखता हूं स्पेसिंग ऑफ लिटरल टाई की स्पेसिंग। तो लिटरल टाई की स्पेसिंग मैंने क्या बताई थी, एक तो लिस्ट लिटरल डायमेंशन के बराबर। तो लिस्ट लिटरल डायमेंशन कितनी है, 350 mm, तो 350 mm के बराबर। दूसरा 16 mm डायमीटर ऑफ स्मॉलेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार, यानी जो लॉन्गिट्यूडनल बार लग रहा है स्मॉल वाला कॉलम के अंदर, उसका 16 टाइम। तो 16 इंटू डाया मिनिमम। तो 16 इंटू डाया मिनिमम कितना है, एक 16 का लग रहा है, एक 25 का लग रहा है, तो कम वाला कौन सा है, 16 वाला। तो 16 का 16 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 250 mm आ जाएगा, यानी 252 mm। 50 mm लिख देंगे अपन, क्योंकि इसमें अपने को डिजिट में, नॉर्मल डिजिट में पूछा है। तीसरा 300 mm होता ही है। इन तीनों में से जो कम लेते हैं तो वो कौन सा हो जाएगा, 250 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग आ जाएगी। तो ये 254 हो जाएगा ना, 256। ठीक है। तो अपन यूज में कितना लेंगे, जो डाया है अपना कितना आ जाएगा, स्पेसिंग कितनी आ जाएगी, 256 की जगह भाई एक तो आ गया 350 mm, एक 256 mm और एक है अपना 300 mm। तीनों में से कम वाली वैल्यू, तो 256 mm सबसे कम है। तो अपने को क्या कर देना है कि 256 की जगह अपन उसको कितना लिख सकते हैं, 250 लिख सकते हैं। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 250, यानी आंसर आ जाएगा सी। तो ये लिटरल टाई की स्पेसिंग आ गई। और लिटरल टाई किस प्रकार से डिसाइड होती है, तो ये जो अपन ने पढ़ा ना उससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है। तो एक दोस्तों इसमें से एक क्वेश्चन और बनता है, अब नॉर्मली याद रखना, हेलिकल या स्पाइरल टाई के लिए, स्पाइरल टाई में जो कोर बनता है, कोर होता है, कोर क्या होता है, जैसे ये कॉलम, इसके अंदर ये रेनफोर्समेंट लग रखे, ये रिंग हो गई, तो ये कोर है। तो इस कोर के अंदर क्या जनरेट होता है, कौन सा स्ट्रेस होता है, तो इस स्ट्रेस को बोलते हैं, यहां जो स्ट्रेस होता है उसको बोलते हैं ट्राइक्सियल कंप्रेशन। ट्राइक्सियल कंप्रेशन स्ट्रेस जनरेट होता है कहां पे, इस कोर के अंदर। तो एक क्वेश्चन कई बार ये पूछ सकता है कि कोर के अंदर हेलिकल बार यूज में लेने पर, कोर में यूज लेने पर किस तरह का स्ट्रेस उत्पन्न होता है, तो ट्राइक्सियल कंप्रेशन टेस्ट स्ट्रेस डेवलप होता है। ये यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो जाता है। तो दोस्तों ये जो अपना कॉलम वाला जो टॉपिक है ये कंप्लीट है। इसमें आपको पूरा जो टॉपिक है, तीनों पार्ट मैंने इसमें पढ़ाए हैं। अच्छी तरीके से पढ़ाई करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन इसमें समझ में नहीं आ रहा है तो आप बाकायदा उसको मेरे को, जो मेरे नंबर है 8875544938, उस पर बाकायदा आप मुझे व्हाट्सअप नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, स्क्रीनशॉट वगैरह है, किसी प्रकार की परेशानी है तो आप मुझे उस पर भेज सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।